हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम सब्जेक्ट न्यूट्रिशन में यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम इस यूनिट में डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी एंड एक्सेस अमाउंट हो जाने की वजह से कौन कौन सी कंडीशन एराइज होती है, जिसमें अब तक हम ओबेसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस की जो कंडीशन है वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से होता है और ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मींस कार्बोहाइड्रेट का लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से कौन सी कंडीशन एराइज होती है? डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि ये हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी और एब्सेंस की वजह से होती है। मतलब इंसुलिन हार्मोन जो है पेनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन एराइज होगी। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन एराइज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन डेफिशिएंट भी हो सकता है, इंसुलिन हार्मोन एब्सेंस भी हो सकता है और इंसुलिन हार्मोन तो प्रेजेंट है बट जिस सेल पर इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ पर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो भी डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन एराइज हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़ in which blood glucose level is raised above 180 mg per 100 ml। मीन्स ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो कंडीशन क्या होगी? क्रॉनिक डिजीज़ होगी। मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटस की क्रॉनिक कंडीशन होगी। और बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल किडनी के पास जाकर किडनी में क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा तो कुछ अमाउंट में ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट बाय यूरिन, तो ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन भी एराइज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स एंड कोजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। फर्स्ट इज टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस को IDDM भी बोलते हैं, मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और दूसरा नाम है जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। मींस टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी और इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा और ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। तो डिस्कस करते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसमें ऑटो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा और बीटा सेल लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका कोज क्या रहेगा? द मेजॉरिटी ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस इज ऑफ इम्यून मीडिएटेड नेचर in which a T cell mediated autoimmune attacks leads to loss of beta cells and thus insulin। मीन्स ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है जो क्या करेगी? बीटा सेल्स को लॉस करने का काम करेगी क्योंकि बीटा सेल पर अटैक करेगी और बीटा सेल क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी और बीटा सेल लॉस होगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ कैन अफेक्ट चिल्ड्रंस or adults but was traditionally termed juvenile diabetes because a majority of these diabetes cases are in children।
टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो बच्चों में और एडल्ट्स में दोनों में दिखाई देती है, बट ज़्यादा देखें तो ज़्यादा केस है वो बच्चों में दिखाई देंगे, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ आल्सो कॉल्ड एज IDDM मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप फर्स्ट को IDDM इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन पर डिपेंड रहता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है। कोजेज हेरिडिटरी है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से बीटा सेल्स का लॉस होता है। नेक्स्ट है टाइप सेकेंड या फिर NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है कि टाइप सेकंड जो है उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो प्रॉपर तरीके से बीटा सेल से हो रहा है, बट इंसुलिन जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। जिस सेल पर उसको वर्क करना है वहाँ पे इंसुलिन वर्क नहीं कर पाया क्योंकि रिसेप्टर ख़राब हो रखे हैं सेल के, तो इंसुलिन वर्क नहीं कर पाएगा। तो इससे ऐसे पर्सन को इंसुलिन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाती है। दिस टाइप अकर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और डिफेक्टिव रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी बॉडी की सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ पर वो इंसुलिन वर्क करता है और ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन में हेल्प करवाता है। बट इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो इंसुलिन के प्रति रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है, तो इंसुलिन वर्क नहीं कर पाएगा और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा। कोजेज क्या क्या है? द स्पेसिफिक डिफेक्ट आर नॉट नॉन ऑफ, मतलब इसका स्पेसिफिक डिफेक्ट है वो कॉज नॉट नॉन है। टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर एंड जेनेटिक्स। इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है कि लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है और जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। A number of lifestyle factors are known to be important for the development of type 2 diabetes mellitus, including first is obesity. Obesity की वजह से भी सेल्स में प्रेजेंट इंसुलिन रिसेप्टर ख़राब हो सकते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ख़राब हो सकते हैं। पुअर डाइट, स्ट्रेस, अर्बेनाइजेशन, तो ये रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से सेल्स में प्रेजेंट इंसुलिन रिसेप्टर खराब होने के चांसेस रहते हैं। डाइटरी फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलाइटस। कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इज़ कंज्यूप्शन ऑफ शुगर स्वीटन ड्रिंक्स इन एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट में शुगर कंटेंट लेने से, कंज्यूम करने से भी डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन एराइज हो सकती है। सेकंड इज़ ईटिंग लॉट्स ऑफ वाइट राइस। थर्ड इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के मुख्य साइन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ पोलीयूरिया, सेकंड इज़ पोलीडिप्सिया, थर्ड इज़ पोलीफेजिया। पोलीयूरिया का मीन्स होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, पोलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज थ्रस्ट, पोलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर। अदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अन्य साइन कौन कौन से हैं डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के? फर्स्ट इज़ हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ना। सेकंड इज़ ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। थर्ड इज़ स्लो वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग स्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्लूकोज कंटेंट है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और ग्लूकोज फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। फोर्थ इज़ डिहाइड्रेशन, फिफ्थ इज़ कीटोसिस, सिक्स्थ इज़ एसिडोसिस, सेवन्थ इज़ कीटोन यूरिया। कीटोन बॉडीज़ बनेगी, कीटोन बॉडीज़ की वजह से एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी और वो कीटोन बॉडीज़ ब्लड में ज़्यादा है तो वो यूरिन में भी प्रेजेंट रहेगी, तो कंडीशन कहलाएगी कीटोन यूरिया। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का किस प्रकार से होता है? फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
Due to decreased oxidation of glucose in the tissue, the level of blood glucose is increased markedly, leading to glycosuria. इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और कंडीशन एराइज होगी हाइपरग्लाइसेमिया की, और हाइपरग्लाइसेमिया के पेशेंट के अंदर ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन भी एराइज होगी. द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरी में वेरी फ्रॉम 0.5 to 6% डिपेंडिंग ऑन द सीविरिटी ऑफ डिजीज़. ग्लूकोज जो कंटेंट है यूरिन के अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट रहेगा वो डिपेंड करता है डिजीज़ की सीविरिटी पर. फैट मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट. डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होगा. हमें पता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी रहेगी तो ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एनर्जी के रूप में. तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी लेने के लिए क्या करेगी, फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी. और फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो वो कन्वर्ट होगा एसीटेट एंड कीटोन बॉडीज़ के अंदर. कीटोन बॉडीज़ जो है वो क्या कोज करेगी, कीटो एसिडोसिस कोज करेगी. और कीटो एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन एंड कोमा की कंडीशन एराइज होगी. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट. डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होगा. ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एनर्जी के रूप में, तो बॉडी क्या करेगी, डाइटरी प्रोटीन एंड टिश्यू प्रोटीन को एनर्जी के रूप में काम लेगी. डाइटरी प्रोटीन इनसफिशिएंट अमाउंट में होने की वजह से बॉडी क्या करेगी, टिश्यू प्रोटीन को काम में लेगी. और टिश्यू प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, वास्टिंग ऑफ मसल्स की कंडीशन एराइज होगी. मसल्स क्या हो जाएगी, वास्ट हो जाएगी. वास्टिंग ऑफ मसल इज़ ए कॉमन सिम्टम इन क्रॉनिक डायबिटीज़. क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के अंदर वास्टिंग ऑफ मसल्स कॉमन सिम्टम्स की कंडीशन रहती है. ऐसे पेशेंट को 2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट क्या देना है, अपन को प्रोटीन देना है. द प्रोटीन अलोवेंसेज शुड बी करेस्पॉन्डिंग बाई हाइयर 50% हाइयर फॉर डायबिटिक चिल्ड्रन एंड नर्सिंग मदर. जो नर्सिंग मदर है एंड डायबिटिक चिल्ड्रन है उसको 50% ज़्यादा प्रोटीन देना है. मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है. फर्स्ट मैनेजमेंट है इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन थेरेपी किस में देंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट में, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है क्योंकि उसमें इंसुलिन की क्या है, डेफिशिएंसी है. ऐसे पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देंगे. इंसुलिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. इंसुलिन कैन इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. इंसुलिन कैन इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन or the process of gluconeogenesis. It can stimulate the transport of glucose into fat and muscle cell. It can stimulate the storage of glucose in the form of glycogen. जो ग्लूकोज कंटेंट बढ़ा हुआ है उस ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का काम करेगा इंसुलिन हार्मोन. सेकेंड इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन, ग्लीबेन, क्लेमाइड. थर्ड है लिपिड लोवरिंग ड्रग्स, एग्जाम्पल है स्टेटिन्स. नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक्सरसाइज एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज करना है और फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करवाना है पेशेंट की. फिफ्थ इज डाइट मॉडिफिकेशन मीन्स ईट फूड इन स्मॉल अमाउंट. सिक्स मैनेजमेंट है लो इनटेक ऑफ कैलोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो ग्लूकोज के कंटेंट को क्या करना है, लो करना है. इंक्लूड फाइबर डाइट. फाइबर डाइट को क्या करना है, इंक्लूड करना है. नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में डायबिटिक कोमा कंडीशन एराइज होने के चांसेस भी रहते हैं. तो डायबिटिक कोमा इज़ ए रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ कोमा फाउंड इन पीपुल विद डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में डायबिटिक कोमा कंडीशन देखने को मिलती है. ये डायबिटिक कोमा कंडीशन कब एराइज होती है, जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो एसीटेट एंड कीटोन बॉडीज़ बनती है. वो कीटोन बॉडीज़ कीटो एसिडोसिस कोज करती है और कीटो एसिड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को ही क्या बोलते हैं, डायबिटिक कोमा बोलते हैं. डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज आल्सो नोन एज डायबिटिक एसिडोसिस एंड डायबिटिक कोमा. इट इज़ कोज्ड बाई प्रोफाउंड डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड कैरेक्टराइज्ड बाई हाइपरग्लाइसेमिया, कीटोसिस, एसिडोसिस एंड डी हाइड्रेशन.
ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन एराइज होगी। और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो बॉडी क्या करेगी, फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी, और फैट के मेटाबॉलिज्म से एसीटेट एंड कीटोन बॉडीज बनेगी। उस कीटोन बॉडीज़ की वजह से क्या बनेगा, कीटोसिस होगा, और कीटोसिस कोज करेगा एसिडोसिस को, और एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन एराइज होगी। टाइप्स ऑफ डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा मेनली 3 प्रकार का होता है। एक सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, सेकंड इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, थर्ड इज हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया कब होगा, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन के अंदर पेशेंट को जब इंसुलिन थेरेपी दी जाती है तो इंसुलिन थेरेपी की ओवरडोज हो जाने की वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन एराइज हो सकती है। सीवियर लो ब्लड शुगर इन ए डायबिटिक पर्सन, डायबिटिक जो पर्सन है उसके अंदर ब्लड शुगर है वो लो चला जाए। पीपुल विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस हु मस्ट टेक इंसुलिन इन ओवरडोज कैन लीड टू सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है जो इंसुलिन पर डिपेंडेड है, ऐसे पेशेंट को इंसुलिन की अगर ओवरडोज दे दी जाए तो ओवरडोज की वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन एराइज होगी। और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा की कंडीशन एराइज हो सकती है। नेक्स्ट है एडवांस्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। Diabetic ketoacidosis, if it progress and worsens without treatment, can eventually cause unconsciousness from a combination of very high blood sugar level, dehydration and shock. ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी, फैट का ब्रेकडाउन होगा, तो फैट के ब्रेकडाउन से कीटोन बॉडीज़ बनेगी, उस कीटोन बॉडीज़ की वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा और शॉक की कंडीशन एराइज होगी। इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू कीटोसिस। इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन बॉडी स्टार्ट टू यूज फैट लिपोलाइसिस एज ए एनर्जी सोर्स। Ketones are partially broken down fat in a blood. 3 ketone bodies are formed: acetone, acetoacetate, beta hydroxyl butyrate. Third type है non-ketotic hyperosmolar coma. It occurs due to high blood sugar level. ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है and dehydration alone are sufficient to cause unconsciousness. डिहाइड्रेशन एंड हाई ब्लड शुगर लेवल ये दोनों कंडीशन अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन एराइज कर सकती है। ऐसे पेशेंट में द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ इंसुलिन एंड ग्रेजुअल रीहाइड्रेशन विद इंट्रावीनस फ्लूइड। ऐसे पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देनी है और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए रीहाइड्रेशन थेरेपी आईवी फ्लूइड देना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटिक कोमा। जो हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटिक कोमा पेशेंट है उसको क्या देना है अपन को, एडमिनिस्टर ऑफ द हार्मोन ग्लूकागोन जो इंसुलिन के इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा, टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और ग्लूकोज गिवन इंट्रावीनसली। ग्लूकोज का लेवल कम हुआ था तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज आईवी देना है। सेकेंड जो टाइप था डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंट्रावीनस फ्लूइड, इंसुलिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। थर्ड जो टाइप था हाइपर ओस्मोलर डायबिटिक कोमा। हाइपर ओस्मोलर डायबिटिक कोमा पेशेंट के अंदर प्लेंटी ऑफ आईवी फ्लूइड, इंसुलिन, पोटेशियम एंड सोडियम गिवन एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट है कीटोसिस। जो कीटोसिस की कंडीशन एराइज होती है डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में तो वो कीटोन बॉडीज़ किस प्रकार से बन सकती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। इट इज़ ए प्रीकर्सर ऑफ कीटोन बॉडीज़। एसिटाइल कोएंजाइम ए वो क्या है, कीटोन बॉडीज़ के लिए प्रीकर्सर का काम करता है। प्रीकर्सर मतलब पूर्व उत्पाद। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडीज़ का बनना क्या कहलाता है, कीटोजेनेसिस कहलाता है। दिस प्रोसेस अकर इन लीवर। ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, लीवर के अंदर। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ 3 कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज एसीटोन, सेकंड इज एसिटोएसिटेट,
third is beta hydroxyl butyrate. These ketone bodies are water soluble and energy yielding. ये जो तीनों कीटोन बॉडीज़ है ये वाटर सोल्यूबल होती है और एनर्जी देने वाली होती है. द टू कीटोन बॉडीज़ एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट क्या करती है, एनर्जी देने का काम करती है. They become more important when there is short supply of glucose as in starvation and diabetes mellitus. तो starvation मतलब भूखमरी की कंडीशन में एंड डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट के अंदर ये क्या करता है, एनर्जी शॉर्ट सप्लाई के रूप में काम करता है. ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़. कीटोन बॉडीज़ का ओवर प्रोडक्शन कब होता है, व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इज़ मोर देन द रेट ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन. अगर इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कीटोन बॉडी ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है, तो ओवर प्रोडक्शन होने के चांसेस रहते हैं. इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड इट इज़ सीरम कंसनट्रेशन कंटिन्यूसली राइजेज. देयर कंडीशन आर कॉल्ड कीटोन यूरिया. बोथ आर कंबाइनली रेफर्ड एज कीटोसिस. अब अगर कीटोसिस की कंडीशन लंबे समय तक रहेगी तो कीटोसिस की कंडीशन क्या कोज करेगी, एसिडोसिस कोज करेगी. वो कीटोन बॉडीज़ क्या करेगी, एसिडोसिस को खोज करेगी, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ क्या रिलीज़ करती है, H+ आयन रिलीज़ करती है. तो एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी बिकॉज इन ब्लड इट डिसोसिएट एंड रिलीज H+ आयन विच लोअर द pH. pH है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी. द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज़ मोर डेंजरस, सो इज़ रिक्वायर रैपिड ट्रीटमेंट. थैंक यू.